तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम क्लास 9 के बायोलॉजी के पहले चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नोट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको इसी चैनल के जिसका नाम है बायो ट्यूटोरियल, आपको सेम चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि लाइफ का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था। तो सभी को पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लोअर क्लासेस में, आप जानते भी होंगे कि लाइफ ओरिजिनेट वाटर में हुआ था। वाटर सुनते के साथ आपके दिमाग में आता है कि क्या लाइफ ओरिजिनेट ओशन में हुआ था? तो साइंटिस्ट ने पाया कि नहीं, लाइफ ओशन में ओरिजिनेट नहीं हुआ है, बल्कि एक स्मॉल वाटर पूल जहाँ के इन्वायरमेंट में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, वहाँ लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ था। हॉट स्प्रिंग के बारे में दिया हुआ है बच्चों, क्योंकि हॉट स्प्रिंग एक ऐसा जगह है जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है और यहाँ भी चेंजेस होते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं। लेकिन हॉट स्प्रिंग एक ऐसी जगह है जहाँ टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इवन इन कोल्ड क्लाइमेट्स ऑल्सो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि इंडिया में लद्दाख के पुंगा वैली में हॉट स्प्रिंग पाया गया। ठीक है, पाया जाता है, आई मीन। नेक्स्ट है थर्मोफाइल्स के बारे में डिस्कशन है। थर्मोफाइल्स दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो एंड फाइल्स। तो ये जो वर्ड है बच्चे, ये इसका मीनिंग क्या है? थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर, हीट, ठीक है, और फाइल्स मीन्स लविंग। जहां भी आप ये वर्ड देखें, फाइल्स, फिलिक, इसका मतलब होता है लविंग, और थर्मो मीन्स टेम्परेचर, और यहाँ पर्टिकुलर हीट की बात की गई है। ठीक है, तो हीट लविंग बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? थर्मोफाइल्स कहेंगे। बीरबल साहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस के बारे में बात की गई है, जो कि लखनऊ में है। पैलियो मीन्स होता है बच्चा इवोल्यूशन, ठीक है, पैलियो साइंस की बात की गई है। यहाँ क्या बात हुई है? तो यहाँ आपको बताया गया है कि यहाँ कुछ साइंटिस्ट रिसर्च में पाए कि हॉट स्प्रिंग में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन्होंने पाया, आपने देखा होगा बच्चे कि जो एग का आउटर सेल होता है, जो कि हार्ड होता है, आप देखे होंगे व्हाइट हार्ड सरफेस जो होता है, वो एक्चुअली किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, राइट। तो ये उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये कहाँ बन रहा है बच्चा? हॉट स्प्रिंग में बनता है। इसके बाद आप आगे कंटिन्यू करोगे तो चैप्टर में पाओगे दो, आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं, दो पॉइंट्स, जो कि यूनिसेलर और मल्टी सेलर की बात की गई है। यूनि मीन्स वन, मल्टी मीन्स मेनी, सेलुलर मीन्स सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल, ओनली वन सेल से बने हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, फिशेस, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके बाद आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा कि टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट। हम सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स ना बोल के हम कहेंगे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, राइट, जो कि ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चरली सिमिलर हो, साथ ही साथ फंक्शनली सिमिलर हो, जिनका काम भी सेम हो, स्ट्रक्चर वाइज तो वो सेम होंगे ही, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम टिश्यूज कहते हैं। इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि बहुत सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल मिलते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे सिमिलर फंक्शन करने वाले टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर सिमिलर फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, और ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब मिलके क्या बनाते हैं बच्चा? ये बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स को, राइट। अब इसी के साथ हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है बच्चा, हाउ टू स्टडी अ सेल। हम सेल्स की स्टडी कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले बात हुई है ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की। तो रेजोल्यूशन क्या है? क्लैरिटी। एक ह्यूमन का आई कितनी मतलब कितने डिस्टेंस तक क्लियर इमेज को देख सकता है। एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चे कि आप दो डॉट बनाइए, उसको आप पास ले आइए और इतना क्लोज ले आइए कि आप कितने क्लोज तक देख सकते हो, तो वो है बच्चा 0.1 मिलीमीटर, राइट। तो इतने क्लोजनेस तक ही आप देख पाओगे। उसके बाद क्या होगा कि अगर वो डॉट जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर भी जाता है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा जिसे आप देख नहीं पाओगे। तो आपने पाया होगा, आपने पढ़ा होगा कि ये जो सेल होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं। हम अपने
नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। आप एक बात दिमाग में रख लो कि हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से कम के अगर साइज की चीजें हैं तो उसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो ये सेल भी क्या है, हमारे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से स्मॉलर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चा, आप लोग देखे होंगे कि आप जब छोटे थे तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते थे, राइट। तो हम अब चीजों को मैग्नीफाई करते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या यूज होता है बच्चा, कनकेव लेंस होते हैं, ठीक है। इसके ये तो पहला तरीका है मैग्निफिकेशन का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जो कि हम माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप में यहां होता है बच्चा आईपीस, और दूसरा क्या है, यहाँ ये जो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। और इन्हीं दोनों के हेल्प से हम जो मटेरियल है उसे क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं और अच्छे से चीजों को देख सकते हैं। इसके बाद एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है बच्चा सेल डिस्कवरी की। तो सेल डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। कब किया, 1665 में। उनका सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था बच्चा, उन्होंने पहले खुद डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, और उसका मैग्निफिकेशन पावर कितना था, 200 से 300 का। किससे किया था, आपको पता है कि एक स्लाइस लिया था कॉर्क का, बारकॉफोर्ड पढ़े हो ना। और फिर उसके बाद नाम दिया उसका सेल, और सेल का मतलब लिटिल रूम, एक स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आप दो टाइप के माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ोगे बच्चा, ठीक है। एक है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो आप अपने लैब में यूज करते हो। और एक आपको दिमाग में रखने वाली बात यह है कि ये फॉर्मेशन कैसे होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनता है बच्चे, वो लाइट माइक्रोस्कोप दिखाता है, ठीक है। और इनका मैग्निफिकेशन उतना हाई नहीं होता है, ठीक है। आप सिर्फ सेल के बेसिक पार्ट्स को देख सकते हो, लेकिन अगर आपको लाइक माइनर चीजें देखनी है, ऑर्गेनेल्स वगैरह देखने हैं और उनके क्लियर व्यूज देखने हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब उनका प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग क्या है, तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं इमेज प्रोड्यूस करने के लिए। इनका मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है और ये ज्यादा पावरफुल है, ऑब्वियस सी बात है, मैग्निफिकेशन ज्यादा है तो पावरफुल भी होंगे। इसके बाद एक एक्टिविटी करने को कही गई है आपको, और जिसमें बताया है कि आप किस तरह से एक सेल के साइज को एस्टिमेट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे अनियन पिल के एक्सपेरिमेंट को, सेल को यूज किया गया है, और इस एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया गया है बच्चे कि कैसे आप साइज को एस्टिमेट करोगे, ठीक है, मेजर कैसे करोगे। तो मेजर करने के लिए बच्चा आपने देखा होगा, यहाँ देखिए आप, ये जो आपका एक माइक्रोस्कोप है, यहाँ ये जो स्टेज है ना बच्चा, इस स्टेज पे एक विजिबल एरिया होगा, एक विजिबल रीजन होगा। इसका डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मिलीमीटर के स्केल से आप इसके डायमीटर को कैलकुलेट करोगे, और फिर क्या देखोगे कि अब जब अपना आप स्लाइड जो प्रिपेयर किए हो, मटेरियल वाला स्लाइड, उसको इस विजिबल रीजन पे लाओगे और इस डायमीटर पे कितने सेल्स आ रहे हैं, इन सेल्स को काउंट करोगे, ठीक है। और इस तरह से इस फॉर्मूले पे बैठाओगे। ये फॉर्मूला क्या है, ये देखो, डायमीटर ऑफ विजुअल फील्ड इन माइक्रोमीटर, पहले उसको माइक्रोमीटर में विजुअल फील्ड को, और फिर दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ सेल अलोंग द डायमीटर। इसको जब आप देखोगे बच्चे, जब इसको डिवाइड करोगे तो यू विल फाइंड द एस्टिमेट साइज ऑफ द सेल, राइट। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है कि पूरे मैग्निफिकेशन, अगर आपसे कोई कहे कि आपके माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना है, टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, तो आप, ये डिपेंड करता है बच्चे, किस पर डिपेंड करेगा, तो आप फाइंड आउट करोगे कि आईपीस का मैग्निफिकेशन कितना है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन कितना है, और इन्हीं दोनों पे डिपेंड करेगा आपका टोटल मैग्निफिकेशन। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोप। मतलब कि अभी तक बहुत सारे साइंटिस्ट आए और धीरे धीरे आपने देखा कि सिंपल माइक्रोस्कोप बना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा आपने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये सारे जो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, किस बेसिस पे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट उसमें। तो माइक्रोस्कोप के 3 चीजों पे काम किया जाता है बच्चा। पहला है रिजोल्यूशन, दूसरा है कॉन्ट्रास्ट, और तीसरा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पे तो आई गेस कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो छोटी चीजें हैं उसे हम कितना इनलार्ज कर सकते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। रिजोल्यूशन क्या है कि आप कितना क्लियर इमेज प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। जितना रिजोल्यूशन अच्छा होगा उतना क्लियर इमेज आएगा, राइट। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट क्या है, आप लोग एडिट करते हो, अगर कभी किसी पिक्चर को एडिट करते होगे तो जितना उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हो तो आप क्या पाते हो कि जो कलर है वो और इनहांस हो रहा है,
राइट। और जितना कॉन्ट्रास्ट घटाते हो तो कलर क्या हो रहा है, डिम होते जा रहा है, राइट, ब्राइटनेस घटते जा रहा है। तो ये क्या है, डिफरेंस इन ब्राइटनेस, ब्राइटनेस की बात की गई है, ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रास्ट। आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूएशन में आप देखोगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कि आप क्लास 8 में भी पढ़े थे, यहाँ एक डिटेल रिव्यू है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में आपने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, फिर सेल के ऑर्गेनेल्स है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बगल में आप देखोगे एक वर्ड यूज किया गया है कि सेल मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल फीचर है बच्चा। किसी भी सेल, अगर आपके पास कोई भी सेल है तो उसके पास कुछ हो ना हो, सेल मेम्ब्रेन पक्का होगा। ये क्या है, एक यूनिवर्सल फीचर है। अगर सेल है तो उसके पास सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी लिविंग और सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन है, तो आप लिखोगे यस, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा दिया हुआ है। क्या है, ये थिन बाउंड्री होती है, एक सेल के किनारे की थिन बाउंड्री है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने अंदर में जो ये कंटेंट है बच्चा उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा क्या है, ये डिफाइन करता है सेल की इंडिविजुअलिटी को, मतलब एक शेप दे रहा है। अगर मान लो सेल के कंटेंट्स इधर उधर फैले हुए हैं तो क्या ये डिफाइंड है, नहीं। तो अगर आप उसको एक जगह इकट्ठा करके और एक बाउंड्री दे दोगे तो ये डिफाइन हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर आप लोगों ने पढ़ा था जूनियर क्लासेस में भी, ये क्या है बच्चा, सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ये डिसाइड करेगा कि क्या एंटर होगा और क्या एग्जिट होगा, क्या सेल के अंदर आएगा और क्या सेल के बाहर जाएगा। तो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सेल कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होंगे बच्चे, ये किस बेसिस पे होंगे, ये किस प्रोसेस से होंगे। तो एक पढ़ना है आपको डिफ्यूजन, दूसरा पढ़ना है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट, कैसे मूवमेंट होगा। तो मान लो आपके पास दो कंसंट्रेशन वाले कंटेनर है, एक में बहुत सारा पार्टिकल्स है, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, एक में कम पार्टिकल्स है। अपने दिमाग में सोचो कि मूवमेंट कैसे होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, राइट। तो वही यहां दिया है कि यहां क्या होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां हो रही है बच्चे पार्टिकल्स की मूवमेंट, ठीक है। तो यहां गैसेस हो, लिक्विड हो, जिसका भी हो, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये बेसिकली कहां देखने को मिलता है, कैसे किस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन में, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्स किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। दूसरा है बच्चा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, यहां होगा बच्चे मूवमेंट ऑफ वाटर, यही ध्यान देना है। वहां था मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और यहां है मूवमेंट ऑफ वाटर। वहां मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं थी, देखिए विदाउट मेम्ब्रेन, और यहां मेम्ब्रेन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है। तो और इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है। यही दो डिफरेंस है बच्चा, बेसिक, ठीक है। अब आप इसमें एक एग्जांपल नोट डाउन कर लो कि रूट सेल में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है बच्चा सॉइल से, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। अगर आपसे ये दोनों के डिफरेंसेस पूछ सकते हैं बच्चा एग्जाम में, आप इन दोनों के डिफरेंसेस को बहुत क्लियर समझिए। एक और बात समझिए, डिफ्यूजन के अंदर ऑस्मोसिस है, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस जो है उसके अंदर ऑस्मोसिस है, लेकिन ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दो पॉइंट है, एक है डाइल्यूट और दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में देखे होंगे डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl, राइट। तो इसमें हम देखेंगे बच्चा, अगर डाइल्यूट HCl की बात करें, मतलब कि उसमें पानी ज्यादा है और HCl कम है, ठीक है, पानी ज्यादा है और HCl कम है। जैसे सेम यही लिखा है कि अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट है, मतलब कि अगर मान लो शुगर सॉल्यूशन ही बनाया तो डाइल्यूट है, तो मतलब पानी ज्यादा है और शुगर कम है, ठीक है। और वही कंसंट्रेटेड है तो जस्ट अपोजिट, शुगर ज्यादा है और पानी कम है। क्लियर है कंसेप्ट आपको। अब यही सेम चीज अप्लाई होता है बच्चे जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl, या फिर डाइल्यूट H2SO4 कंसंट्रेटेड, ये पढ़ रहे हो ना, पढ़ोगे अभी आप क्लास 10 में भी पढ़ोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है
स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। अब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो अभी आपने पढ़ा भी कि ये क्या है, एक्सट्रीमली थिन है। थिन होने से क्या होगा बच्चे, अच्छे से ट्रांसपोर्ट होगा ना चीजों का। नेक्स्ट क्या है, इसका साइज दिया हुआ है कि 7 to 10 नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे, ये मिलीमीटर में चेंज किया हुआ है। नेक्स्ट है, ये किससे मिलके बना है, तो आप सभी को पता है, आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा था, ये प्रोटीन और लिपिड के कंपोजिशन से मिलके बना है, ठीक है। इसके बाद बच्चा आपको बताया हुआ है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि अभी नया नया आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और चीजें बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगी। फ्लूइड का मतलब लिक्विड, सबको पता है, फ्लूइड मीन्स लिक्विड। मोजाइक क्या है बच्चा, तो मोजाइक अगर आप, कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि एक टाइप का आर्ट होता है जिसमें क्या करते हैं ना, टाइल्स को, अनइवन शेप के टाइल्स को आप अरेंज करते हो, ठीक है, और इससे आर्ट बनाते हो। देखिए कभी किसी ने देखा है, अनइवन स्ट्रक्चर में ऐसे टाइल्स होंगे और उससे आर्ट बनता है, ठीक है, तो उसे ही मोजाइक कहते हैं। चलिए अब आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा फ्लूइड मोजाइक मॉडल समझ में आ जाएगा। ये देखिए एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है और उसका ये टेल पार्ट है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ दिया है कि लिपिड का ये हेड पार्ट है और ये नीचे वाला टेल पार्ट है, ठीक है। ये एक चीज क्लियर हो गया। तो आपने क्या देखा, ऊपर भी लिपिड, नीचे यहाँ भी लिपिड। तो लिपिड का क्या है, बाई लेयर, बाई मतलब दो लेयर, बाई मीन्स दो लेयर है, ठीक है। तो लिपिड के दो लेयर है, एक है हेड पार्ट और दूसरा है टेल पार्ट। टेल पार्ट देखो अंदर की तरफ है और हेड पार्ट क्या कहाँ है, आउटर, आउटसाइड है। तो आपको क्या समझना है कि जो आउटसाइड का लेयर है बच्चा, वो है वाटर अट्रैक्टिंग, मतलब हाइड्रोफिलिक, वाटर को, वाटर लविंग, वाटर को अट्रैक्ट करने वाला। वो हिस्सा कहाँ है, आउटसाइड वाला, ये वाला हिस्सा आउटसाइड वाला, ये क्या करेंगे, वाटर को अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो इनसाइड वाला एरिया है बच्चा, ये क्या है, वाटर को रिपेल करेंगे, ठीक है। ये आपको दो बात समझनी है, ये है वाटर रिपेलिंग पार्ट। इसके बाद अब जो ये तुमने मोजाइक वर्ड पढ़ा ना, इसका यूज देखते हैं। प्रोटीन ये देख रहे हो कैसे इम्बेडेड है, ऐसे ही टाइल्स जो है वो इम्बेडेड होता है उस आर्ट में, मोजाइक आर्ट में, ठीक है। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो मोजाइक आर्ट, सेम वही जिस तरह से मोजाइक टाइल्स अरेंज्ड होते हैं ना, इम्बेडेड होते हैं, वैसे ही यहाँ क्या इम्बेडेड है, प्रोटीन इम्बेडेड है। अब प्रोटीन का काम क्या है बच्चे, तो प्रोटीन जो है वो गेटकीपर का काम करेगा। आपने पढ़ा ना, ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा। और ये किसके थ्रू, ये अब क्या अंदर आएगा, मतलब ये गेट कीपर का काम करेगा। अगर किसी को अंदर आना है तो प्रोटीन में एडजस्ट होना पड़ेगा। आप पढ़ोगे बाद में कि ये क्या करता है, कैरियर का काम करता है, पोर्ट प्रोवाइड करता है, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एम्फीपोर्ट, ये सब आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, क्लास 11th में। अभी आप बस ये समझो कि प्रोटीन एक गेटकीपर का काम कर रहा है। दूसरा क्या है, फ्लूइड होने के से क्या फायदा है, तो ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है बच्चा। कैसा, साइड वे, फ्लिप मूवमेंट, रोटेट करेगा, है ना, ये मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। मोजाइक आप लोगों को अभी बताया, ये क्या है, एक अरेंजमेंट है, जैसे टाइल्स अरेंज होते हैं ना, बिल्कुल उस टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। चलिए अब आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बच्चा। अब इस एक्टिविटी में आपने जो एक एक्टिविटी किया था अनियन पील सेल का और चिक सेल का, तो उसमें आपने नॉर्मल एक्टिविटी किया था ना, याद है, सेल माउंट करने वाला। तो वही सेम एक्टिविटी को कहा गया है कि आप क्या करिए कि आपने जो सेल प्रिपेयर किया है उसे आप एक सॉल्यूशन में डाल दीजिए, ठीक है। एक सॉल्यूशन, या तो वो शुगर का सॉल्यूशन हो या तो सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, ठीक है, और कुछ देर तक छोड़ दीजिए। तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि सेल में श्रिंकेज हुआ है, ठीक है। तो आप एक बात अब बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा जूनियर क्लासेस में कि प्लांट के सेल में एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर होता है, हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, राइट। एडिशनल लेयर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं बच्चा, जो इसको क्या करता है, एक रिजिड शेप प्रोवाइड करता है। रिजिड शेप प्रोवाइड किया, देख रहे हो, क्या इस शेप को देख के लग रहा है कि ये श्रिंक किया है, नहीं, क्योंकि ये श्रिंक किया ही नहीं है। तो श्रिंकेज क्या हुआ है, श्रिंकेज किसका हुआ है, तो सेल के अंदर के कंटेंट का, देखिए कंटेंट का श्रिंकेज हुआ है। किसका श्रिंकेज हुआ है, कंटेंट श्रिंक होके, देख रहे हो ना। तो प्लांट सेल में बेसिकली क्या होता है बच्चा, कि कंटेंट श्रिंक होता है, ना कि आउटर लेयर श्रिंक होता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चा प्लाज्मोलाइसिस। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, जो कहां देखने को मिलता है, प्लांट सेल में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चा। अब इसके बाद आपको पढ़ना है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल अभी मैंने बताया, सेल वॉल सब में नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा
कि सेल के किनारे सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही, सबको पता है, एक एडिशनल लेयर होगा बच्चा, एक एडिशनल आउटर कवरिंग होगा और उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जैसा आपने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा कि वो क्या है, वो था सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। ये है बच्चा कंप्लीटली परमिएबल, क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है कोई लेना देना नहीं, सब कुछ अंदर आए बाहर जाए कोई दिक्कत नहीं, परमिएबल है। ठीक है, ये कंप्लीटली परमिएबल है। दूसरा क्या है, ये अभी मैंने डिस्कस किया कि इसका काम क्या है, रोल क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये दे रहा है बच्चा रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो शेप प्रोवाइड कर रहा है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ प्लांट को अपराइट स्ट्रेट रखने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसके बाद और क्या है, इसका एक और फंक्शन लिखिए कि एक फंक्शन है कि फंगाई और बैक्टीरिया दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें भी क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। तो आप एक एग्जांपल्स में क्या नोट कर सकते हो कि प्लांट सेल, फंगाई और बैक्टीरिया, इन तीनों में सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, अब प्लांट सेल में तो आपने पढ़ा कि रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, शेप मेंटेन कर रहा है, अपराइट रख रहा है। फंगाई और बैक्टीरिया में क्या रोल है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है कि क्या शेप होगा फंगाई या बैक्टीरिया का, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ोगे कि जो प्लांट का जो सेल वॉल है वो किसका बना है, तो वो बना है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज है बच्चे, क्या है सेल्यूलोज, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और आप खाते हो ना, ये कहां प्रेजेंट होगा, सेल्यूलोज कहां प्रेजेंट होगा, जो भी प्लांट के आइटम्स आप खाओगे उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा, जो भी आइटम्स आप खाओगे। ठीक है, अब ये सेल्यूलोज का काम क्या है, ये कैसे डाइट में कैसे हेल्प कर रहा है, तो ये रफेज का काम करता है। और रफेज क्या करता है बच्चा, प्रॉपर डाइजेशन करवाता है। आप पढ़े होगे कि डाइजेशन एक प्रॉपर वे में हो तो उसके लिए आपको क्या खाना पड़ता है, रफेज। और रफेज कोई न्यूट्रिशन देता है क्या बच्चे, आप कमेंट में बताओगे कि रफेज से हमें क्या कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है, ये आपका क्वेश्चन होगा। चलिए, अब आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, comment your doubts, your queries, and if you want some more discussion on any topic, please comment accordingly. We will be discussing all those. Apart from that, if you haven't yet subscribed the channel, please subscribe the channel for more updates and videos. By that time, take care, bye bye.